हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज से। ये जो आर्टिकल रिलेटेड है वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हमारे इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवणे ने एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है और ये जो रेगुलर क्लैश है वो इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हम एक परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर नहीं पहुंच जाते। और ये परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो एक बाउंड्री एग्रीमेंट है। यहाँ का जो मैप है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं। हमारे इंडिया का बिल्कुल नॉर्दर्न स्टेट जिसको 5 अगस्त 2019 को 2 यूटी में चेंज कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। ये जो रेड कलर की लाइन है ये LAC है और ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये LOC है। मींस ये जो एरिया है वो चाइना के अंडर है और ये जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंडर है। इस एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम LAC के ऊपर इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो गालवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंगसो लेक। पेंगोंगसो जो लेक है वो तिब्बत और लद्दाख के बीच में स्प्रेड है, एक्सटेंशन है। ये पॉइंट्स काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर जिसको वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये है POK। यहाँ पर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। मतलब चाइना पाकिस्तान के साथ में अपना डायरेक्ट जो अपना रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ग्वादर पोर्ट भी डेवलप किया गया है, सेम वैसे ही जैसे हमने ईरान में चाहबार पोर्ट को डेवलप किया था। इंडिया की मजबूरी थी कि चाहबार पोर्ट डेवलप किया जाए ताकि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक अपनी पहुँच बनाई जा सके। लेकिन जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ में मिल करके इस एरिया को डेवलप करना चाहता है ताकि चाइना का जो रेगुलर कॉमर्स है, जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। इस एरिया के तहत वो अपना ट्रेड को आगे बढ़ा सके वेस्टर्न एशिया। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने हैं तो वो इस एरिया का यूज किया जा सके चाइना के द्वारा। तो ये जो मैप है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो चाह रहा है, इंडिया चाहता है कि बॉर्डर एरियाज़ में इंडिया की पहुँच बन सके। पहुंच बनने के लिए यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जोजिला जो टनल है वो इसीलिए तो बनाई जा रही है ताकि इस एरिया में जैसे कि विंटर सीजन में बर्फ़ की वजह से ये एरिया बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर जो भी हमारे रोड्स है वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से ईजीली इस एरिया में नहीं पहुँचा जा सकता। इसी की वजह से कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रह सके इसीलिए टनल बनाई जा रही है ताकि इस एरिया में कनेक्टिविटी जब रहेगी तो बहुत सारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से जो सड़कें हैं वो जाम हैं और सड़कें जाम होने की वजह से मेजर प्रॉब्लम ये है कि जिस एरिया को कवर करने में 20 मिनट्स लग रहे थे उस एरिया को कवर करने में अब 2 आवर्स लग रहे हैं। तो लोगों ने बोला है कि हालांकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनको मेजर प्रॉब्लम है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको हाईवे ब्लॉक ना करके किसी पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड किया जाना चाहिए और वहाँ पर वो अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको इश्यू सोल्व किया जाए। अब गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी कि फार्मर्स को लेकर के हमने एक कमेटी बनाई और उसके ऊपर उस कमेटी में हाई लेवल जो कमेटी थी उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मर्स ने इस कमेटी में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से तो इन प्रॉब्लम्स का कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। जो अदर न्यूज़ है फ्रंट पेज पर वो पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए आप पढ़ सकते हो। ये जो आर्टिकल है वो जो पंजाब की प्रेजेंट टाइम में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर के है कि अमरिंदर सिंह ने स्टेटमेंट अपनी तरफ से दिया है कि भले ही मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल बाई इलेक्शन पोल को लेकर के है। भवानीपुर सीट जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि वो अपने जो मेन पोल्स थे, मेन इलेक्शन थे, उनमें चुनाव हार गई थी, लेकिन 6 महीने से हालांकि वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी सीट से इलेक्ट होने की आवश्यकता है, नहीं तो वो रेगुलर अपना जो भी CM का पद है उसको रेगुलर नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर भवानीपुर पोस्ट के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर जो वोटिंग है वो काफ़ी लो देखने को मिली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सेकेंड पेज से। इस आर्टिकल में सबसे पहले यहाँ देखिए,
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फेस्टिव गैदरिंग्स को लेकर के कुछ ढील दी है, कुछ छूट दी है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। हालांकि जो छठ पूजा होती है उसको सेलिब्रेशन को लेकर के पब्लिक प्लेस पे होगी या नहीं होगी, इसको अभी अलाउ नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि जो भी हर्बल हुक्काज है इनको आप रोक लगाइए, क्योंकि इनकी वजह से जो कोविड का स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो अपनी बात रखी, जो भी इनकी प्रोहिबिशन के ऊपर, हर्बल हुक्काज के प्रोहिबिशन के ऊपर जो भी उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, उसको लेकर के जो हाई कोर्ट है वो सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पोषण को लेकर के है, न्यूट्रिशन को लेकर के है। देखो, पीएम पोषण स्कीम by the Cabinet Committee on Economic Affairs until 2025 to 2026 comes at a critical time when real income declines and the economic impact of the COVID-19 pandemic have affected the ability of families to ensure good nutrition. अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ 5, उसका फेज फर्स्ट में 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया दिसंबर 2020 में। इसमें कुछ शॉकिंग रिजल्ट सामने आए, जिसमें ये माना गया कि हमारे इंडिया में जो चाइल्डहुड है, जिसमें 13 स्टेट्स में स्टंटिंग इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा चिल्ड्रन में और वीमेन में जो एनीमिया है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वेस्टिंग जो है वो 12 स्टेट में एक सीरियस कंसर्न के रूप में सामने आ रही है। तो ये हमारे इंडिया की प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है वीमेन की और चिल्ड्रन की लेकर। इसको लेकर के जो पीएम पोषण स्कीम है, जिसको रेगुलर किया गया है 2025-26 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था उस दिन हमारे जो पीएम हैं उन्होंने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि माल न्यूट्रिशन एक मेजर प्रॉब्लम बननी जा रही है। इसके अलावा एनीमिया, इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि पीडीएस सिस्टम के तहत जो चावल है, फोर्टिफाइड राइस है, उनको अवेल करवाएंगे ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में कम ना हो सके। मेजर प्रॉब्लम क्या हुई है, कोविड की वजह से लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई है, इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा गिरा है, और उसी का नतीजा रहा कि ये सारे न्यूट्रिशन लेवल जो है वो हमारे बॉडी में, जो हमारे चिल्ड्रन है, मतलब आने वाला जो यूथ है, देखो जब उनमें बॉडी वीक होगी तो कंपटीशन जो है वो अदर लोगों के साथ में उनका बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है वो बेहतरीन है और इस इनिशिएटिव को रेगुलर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारी NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें तो देखो ये भी बात बोली गई है कि ब्रेकफास्ट को भी रेगुलर किया जाना चाहिए स्कूल में, ताकि ब्रेकफास्ट के तहत जो न्यूट्रिशन है वो बच्चों की बॉडी में इजीली अवेलेबल हो सके। इसके अलावा हॉट मील को लेकर के भी, कि जो मिड डे मील स्कीम है उसके तहत हॉट मील को प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों को। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी स्कूल्स है, प्री प्राइमरी फाउंडेशन है, उसमें भी बच्चों को जो मिड डे मील है स्कीम है उसके तहत लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के। इस आर्टिकल में जो राइटर है उन्होंने एक बात बोली है कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, वे लोग जिन लोगों की जो आइडियोलॉजी है सेम है, मतलब सेम पॉइंट्स के ऊपर। मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी पॉइंट के ऊपर कि हम वर्क करेंगे कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, हम वर्क करेंगे कि वीमेन एम्पावरमेंट किया जा सके, हम वर्क करेंगे कि सब जगह इक्वलिटी जस्टिस दिया जा सके। इन पॉइंट्स के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनेंगी, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस डिसाइड किए जाएंगी, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और उनको ईजिली देखना, उनके ऊपर उनको ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। किसी भी कंट्री में आप डेमोक्रेसी को जब आप मेंटेन करते हो तो वहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करती हैं वो पार्टीज़ करती हैं। तो जब सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनमें खुद में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम इंक्रीज कर पाएंगे। इस आर्टिकल में बताया गया है जर्मनी की बात, कि जर्मनी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, बेसिक लॉ उनके फिक्स किए गए कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वर्क करेंगी। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे इंडिया में भी डिस्कस किया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें सेक्शन 29A सब क्लोज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, मतलब RPA एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29A
ए है उसमें सिर्फ मेजर स्टेचुरी प्रोविजन किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के इंडिया में। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी रियली में चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करे तो वो लॉ एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करेगी। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, देखो हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप देख रहे होगी सिर्फ फैमिली बेस्ड है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लेकर के ये लगता है कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी तो तब रहेगी ना जब जनरल लोग आकर के वहाँ पर पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि सेम आइडियोलॉजी है, और उसके ऊपर वर्क करके जब वो इलेक्टेड हों तो जब कर लॉ मेकिंग बॉडी मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के वो वर्क करें और एज ए एग्जीक्यूटिव वर्क करें, इम्प्लीमेंट करने का वर्क करें लॉ को, तभी जाकर के उनके बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस आर्टिकल में लास्ट में यही बोला गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आर द एजेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेफ्टी वॉल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। दे डेस्परेटली नीड रिफॉर्म। Hence, it is high time to constitutionalize political party to ensure in party democracy, to impart transparency in their finances and to decommunalize them। मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी उनको फाइनेंस मिलता है, कहीं से उनको सपोर्ट मिलता है, तो उन सबको भी डिस्कस करने की आवश्यकता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। अभी सभी यूएस की विजिट पर थे क्योंकि क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी। उसके बाद में जब वापस वो अपने कंट्री पे गए तो उन्होंने चाइना को लेकर के एक डिस्कशन किया कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो चाइना का भी इसमें वेलकम है। उन्होंने ये बोला कि जो क्वाड ग्रुप है वो कभी भी चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं बनाया गया है। क्वाड ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि आप इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर रख सकें, और जब लाइक माइंडेड कंट्रीज का पार्टनरशिप होगा, लाइक माइंडेड कंट्रीज जो सिक्योरिटी अलायंसेज के लिए वर्क करेंगे, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा जो अदर हाई कोर्ट्स हैं उनमें रेगुलर पोस्टिंग की जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जब वैकेंसीज कम से कम होगी तो बर्डन जो है वो क्रिएट कम होगा। मतलब एक जज को पहले मान लो 10,000 केस देखने पड़ रहे थे, अब और ज़्यादा जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो उसकी वजह से जो बर्डन है वो कम होगा, और बर्डन कम होगा तो जस्टिस सिस्टम जो है वो फास्ट तरीके से वर्क करेगा, और जब जस्टिस सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा तो इसका रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। लोगों को जो भी जुडिशियल जो भी जस्टिस चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 9 से ही, हमारे न्यू IAF चीफ बने हैं। यहाँ पर देखिए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है और मिस्टर भदौरिया को इन्होंने रिप्लेस किया। पहले मिस्टर भदौरिया थे, उनकी जगह पर विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है जनरल अवेयरनेस के लिए, और ऐसे एग्जाम जिनमें वन लाइनर स्टेटमेंट पूछे जाते हैं उनको लेकर के कि कहाँ पर किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आर्टिकल है वो FCRA रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। FCRA रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी NGO जिसको विदेश से कोई चंदा मिलता है, विदेश से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें जो NGO हैं उनको एक तरीके का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और हर 5 साल के अंदर उनको इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट ने पहले फिक्स किया था कि FCRA एक्ट के तहत उनको सितंबर में ही ये रिन्यू करवाना था, लेकिन अब 31 दिसंबर तक इसकी डेट को इंक्रीज कर दिया है। देखो अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है तो इंडिविजुअल लेवल पर 25,000 तक जो इजीली पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन वो इजीली ले सकता है। उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा किसी ग्रुप को, किसी NGO को पैसा आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ये और बोली गई थी कि जो भी NGO है उनको अगर फंड लेना है तो दिल्ली में जो SBI की कोई भी ब्रांच है उसमें अपना अकाउंट खोलना होगा, और ये कंपलसरी था। तो ये सारे वर्क करने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो साउथ में बहुत ज़्यादा दूर पर हैं, तो उन NGO को दिल्ली आकर के ये अकाउंट खुलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसीलिए इसको एक्सटेंशन किया गया है।
जो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं वो 5 पर्पजेज के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर सकते हैं, जिसमें सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, इन सारे एरिया में अगर डेवलपमेंट करना है एनजीओ को तो वो फॉरेन पर्पजेज के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन हमारे इंडिया की भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ में मिलकर के कोवैक्सीन को बनाया है। उसने डब्ल्यूएचओ को अपने डाटा दिए हैं कि हमारे यहाँ पर 2 वैक्सीन जो दी जा रही है ना, उससे प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो प्रेजेंट टाइम में अभी हमें कोई भी जो भी एक्स्ट्रा बूस्टर डोज है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।